मेरे नीट वॉरियर्स, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मुझे पता है कि बायो में जो सिलेबस होता है ना, वो नीट के सिलेबस में सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस है। एंड आई नो दैट समटाइम्स यू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट बायोलॉजी। देखो, बायो को लेके स्ट्रेस होना बहुत ही नॉर्मल है बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आता कि कौन सा चैप्टर हम पहले करें, किस चैप्टर पे ज्यादा दैट देना चाहिए, किस चैप्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर का क्या हाई वेटेज है, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सो दैट आप इजीली 300 प्लस मार्क्स इन चैप्टर से अचीव कर ले। और सबसे अच्छी बात, मैं सिर्फ कौन से चैप्टर पे फोकस करना है ये नहीं बताऊंगी, बल्कि कैसे स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है वो भी बताऊंगी। तो अपनी नोटबुक लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी नीट 2026 की प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। नीट का पेपर होता है 700 नंबर का, जिसमें से कि बायो 360 नंबर का आता है, मतलब आधा स्कोर बायो के ऊपर डिपेंडेंट है। बट बहुत सारे बच्चे ना 300 नंबर तक भी लेकर नहीं आ पाते बायोलॉजी में, जहाँ पे हमारा जो गोल होता है, सपना होता है, टारगेट होता है 360 नंबर अचीव करना। 360 नंबर अगर बायो में आ जाए ना, तो तुम्हारा नीट क्रैक करने का सपना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बट इतना रैंडमली हम पढ़ते हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, वेटेज क्या है। तो आज उस सब पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। आज मैं आपको लास्ट 5 साल के नीट के पेपर्स का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं, ताकि तुम एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना सको। हार्डवर्क तो करना है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है। सबसे पहली बात, हमें ना नीट के पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायो में किस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, बायो में आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कि 45 बॉटनी के होंगे, 45 जूलॉजी के क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल नंबर आपके 360 होंगे। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करा तो -1 हो जाएगा। तो हमें ना इसी चीज पे फोकस करना है कि हमें माइनस नहीं होने देना है, अपना नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी, और कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस हमारे सही आंसर वाले हो। अब गेम चेंजर ये है, सब चैप्टर्स इक्वल नहीं होते। कुछ चैप्टर से हर साल 4 से 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट। सम चैप्टर्स दे हैव द वेटेज ऑफ 4 to 7 क्वेश्चंस। कुछ चैप्टर्स सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस के ही रह जाते हैं। अब स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो पहले उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को अटेम्प्ट करने की या उन चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो उसका बेस बिल्ड करेगा। और बेस बिल्ड करने के लिए भी हम पहले वो वाले चैप्टर्स उठाएंगे जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपके जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, उनका क्या वेटेज रहता है, सो दैट यू हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जहां से बच्चों 13 to 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स में से ना तुम एवरेज अगर मैं लगा लूं, पिछले 5 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो एवरेज अगर मैं लगा लूं, यस 2025 में थोड़ा सा हमने देखा कि जो वेटेज था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन बच्चों, हम जब किसी भी पेपर का वेटेज लेते हैं ना, किसी भी पेपर में जो आते हैं चैप्टर्स उनका वेटेज लेते हैं, तो हमें पूरा 5 साल का डेटा तो पक्का एनालिसिस करना होता है। उसके लिए आप 2025 को ना एक ऑफ द ट्रेंड मान के चलोगे, तो उसमें मैं ये भी इंक्लूड कर रही हूँ, उसको इंक्लूड करके ही ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज है दैट इज समवेयर अराउंड 13 to 15 मार्क्स। इसमें 6 आपके चैप्टर्स आते हैं, जिसमें तुम एवरेज ले सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर से। वहां से आपके 4 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले लोकोमोशन वाला चैप्टर कर ले, नहीं। जो सीक्वेंस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, वही फॉलो करोगे, क्योंकि उसी से हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं। पहले ब्रीदिंग वाला चैप्टर होगा, फिर बॉडी फ्लूइड वाला होगा, एंड देन एक्सक्रीशन, देन लोकोमोशन, देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड देन केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आ जाएगा। देखो, अब ये जो आपका यूनिट है, दिस इज कॉन्सेप्ट हेवी यूनिट, कॉन्सेप्ट हेवी चैप्टर्स है। तो हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि बस मैं एनसीईआरटी कवर कर लूं, जल्दी से सिलेबस कवर कर लूं, नहीं। मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे, एनसीईआरटी को बेस लेके चलोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो 2-3 चैप्टर्स को मिला के भी आते हैं। इस बार 2025 में हमने देखा, जब तक हम उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, तो वो जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले
क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड एनसीईआरटी को बेस बना के चलना है। दूसरी बात हम करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि मैम सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करेंगी। देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेस बना के चलेंगे ना हम, तो सबसे पहले इसलिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करी। उसके बाद आएगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। बच्चों जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 16 क्वेश्चंस। यहाँ पर ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो अकेला चैप्टर तुम्हें मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 8-9 क्वेश्चन तक भी आए हैं। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप एवरेज लेके चलोगे कि वहां से आप 6 से 7 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 या 9 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर से। सेकंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों 5 से 6 क्वेश्चंस, राइट। यस, ऐसा भी हो सकता है कि 7 क्वेश्चन भी आ जाए। देन यू हैव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो ये तीनों चैप्टर अगेन कॉन्सेप्ट हैवी चैप्टर्स हैं। इनमें हमें ये नहीं करना कि भाई बस मुझे सिलेबस खत्म करना है, आई जस्ट वांट टू मुझे टिक मार्क लगाना है कि मेरे ये चैप्टर्स हो चुके हैं, मेरा जेनेटिक्स हो चुका है। जेनेटिक्स तो एंड तक तुम्हें बहुत ज्यादा मास्टर करना है, बिकॉज दिस इज द चैप्टर, दीज आर द चैप्टर्स जो कि एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर की जगह पे बिठा सकते हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर से इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तुम्हारे स्कोर में। देन यू कैन मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा और इन चैप्टर्स को मास्टर कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो चैप्टर्स हैं अगेन कॉन्सेप्ट हैवी हैं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड लेके चलोगे, थोड़ा थोड़ा लेवल अप भी करोगे, बिकॉज जेनेटिक्स हो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो, एवोल्यूशन हो, थोड़ा सा समझाने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है समझाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम एनसीईआरटी। देन लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी से आपके 10 से 11 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इकोलॉजी इज नॉट वेरी कॉन्सेप्ट ड्रिवन, लेकिन कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट लगेंगे, है ना। जैसे कि जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट हैवी है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वो आपका थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है कि मुझे याद करना पड़ेगा, बार बार मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मिक्स्ड है, ठीक है, कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट वाली हैं। अगेन आई विल से कि यहाँ से आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये यूनिट भी एक एवरेज बच्चे को टॉपर बना सकती है, क्योंकि यहाँ से ना पिछले कुछ 4-5 साल में हमने देखा कि इसका जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ के इतना हो गया बच्चों की अब यहाँ से 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, 5 से 6 क्वेश्चन, आपका ये एक ट्रेंड बन चुका है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन 4 से 5 क्वेश्चन। देखो ये भी कॉन्सेप्ट हैवी आपके चैप्टर्स हैं, बट नॉट एज डिफिकल्ट एज योर ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी या फिर जेनेटिक्स, उसके जितने मुश्किल नहीं है। आई वुड से कि मीडियम लेवल है, ठीक है, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा कर सकते हैं। पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, एंड देन तुम्हारे जितने और भी प्रोसेसेस हैं, डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, राइट, कैसे हम जीएम क्रॉप्स बनाते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट हैवी आपके टॉपिक्स हैं। एंड अगेन मॉडरेट लेवल है, तो इसमें तुम आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन बच्चे सबकी एक पेन पॉइंट होता है प्लांट फिजियोलॉजी। आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है या ये एक ऐसा यूनिट है जिसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। हाई वेटेज है, यहाँ से आप ना 8 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट हैवी है, दिस इज कॉन्सेप्ट हैवी यूनिट। बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है कि आप किससे पढ़ते हैं। कोई एक ऐसा टीचर जिसको बॉटनी खुद ही बहुत अच्छा लगता है, वही तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाएगा बच्चों, बिकॉज दिस इज प्योर बॉटनी। फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इसमें भी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा जाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, अदरवाइज आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे जो आपका चैप्टर जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जहां से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगेन रेस्पिरेशन वाला जो है वहां पे आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। अगेन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा आपका वेटेज बढ़ जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जैसे कि कैंप पाथवे होता है विच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट हमें वो डिस्कस करना है, क्योंकि अगर हमने वो डिस्कस नहीं करा तो एक वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि कैसे काम करता है, बिकॉज कैंप पाथवे इकोलॉजी में दिया हुआ है, सो रिलेटेबल है, लेकिन हम उसको वहां डिस्कस नहीं कर सकते, उसको डिस्कस करा जाना चाहिए इन दिस चैप्टर ओनली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और एक ऐसे टीचर को जरूर फॉलो करना है बच्चों हु इज पैशनेट अबाउट बायोलॉजी, हु इज पैशनेट अबाउट बॉटनी, जो बॉटनी को ये नहीं समझते कि रट्टा है, जो बॉटनी को समझते हैं कि ये भी समझाने से
आता है। इसके बाद जो यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसकी मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ से आपके 12 से 13 क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 4 से 5 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके 3 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, 2 से 3 या कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। अब ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें मोस्टली कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट भी हैं, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा मेमोराइज भी करनी है चीजें। बट प्लांट रिप्रोडक्शन हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, दैट इज मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड ये मीडियम लेवल आपके चैप्टर्स हैं। डिफिकल्टी की बात कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं लगते बच्चों को, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट वेरी इजी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम तो रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और जो बाकी टेक्निक दी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला पार्ट है, लेकिन जो दोनों बाकी हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स एंड दैट इज सेल बायोलॉजी। ये यूनिट को ना टाइम कम लगेगा देखो बच्चों, लेकिन ये तुम्हें ना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देने वाला है। ये ऐसा यूनिट है, यहां से आपको ना 10 क्वेश्चन तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट 10 से ज्यादा भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि कभी क्या करते हैं ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्वेश्चन थोड़े कम ज्यादा कर देते हैं, कभी बायोमोलिक्यूल में कम ज्यादा कर देते हैं, बट द चैप्टर दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां से तुम 5 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चैप्टर है ये, छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, इस पे इतने ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर तुमने इसकी एनसीईआरटी को एकदम घोल के पी गए ना, तुम्हारे ये 5 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो ये वाला तो थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है। देन बायोमोलिक्यूल 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जब मैं तुम्हें सीक्वेंस बताऊंगी ना, तो मैं तुम्हें बोलूंगी बच्चों कि सबसे पहले आप यही वाले यूनिट को करो, सो दैट आपका एक बेस बन जाए। आई विल टेल यू फर्दर इन द मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, मैं आपको सीक्वेंस भी बताने वाली हूँ। तो वहां मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको इन्हीं चैप्टर से शुरुआत करनी है। देन हमारे पास आ गया हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं इसको सबसे बाद में या ऑलमोस्ट लास्ट में इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ तुम्हें, या इसकी बात हम सबसे बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो लिविंग वर्ल्ड वाला आपका चैप्टर आता है, जहां से एक क्वेश्चन आता है। अभी कुछ 1-2 साल में एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जहां से आपके 2 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। अगर ज्यादा आने हैं तो 3 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। बट यस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम तो इस बार हमने देखा 5 क्वेश्चन तक आ गए थे, और वो भी कितने ज्यादा ट्विस्टेड थे। तो दिस इज समथिंग एनटीए इज आल्सो ट्राइंग टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि भाई प्लांट किंगडम है, बॉटनी है तो रट्टा 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 नहीं, समझ के करना है। इस बार 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैवी आए थे, जो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं कर पाए थे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जहां पर भी बॉटनी का चैप्टर आया या फिर एनिमल किंगडम आया, प्लांट किंगडम आया, जहां पे ज्यादातर आपको ये बोला जाता है कि भाई ये रट्टा है, इट इज नॉट रट्टा, वहां से भी हमारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको रट्टे की तरह से आपका अप्रोच ना रहे, आपका अप्रोच रहे कि नहीं मुझे इसको भी समझ के करना है। स्पेशली द लाइफ साइकिल्स ऑफ ऑल द डिविजन्स इन प्लांट किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देन मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर्स आ जाते हैं इस यूनिट से ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यहां से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन। और 2025 में एक टॉपिक से ही, सिंगल टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ गए थे, फ्रॉग। तो कुछ भी हो सकता है भाई, हर एक चीज के लिए हमें प्रिपेयर होके चलना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटमी, ये दोनों चैप्टर्स कुछ रीसेंट टाइम में इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। मॉर्फोलॉजी से तुम 3 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, एनाटमी से 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया, नई एनसीईआरटी में एनाटमी का टिश्यू वाला पार्ट नहीं दिया है, आपको कवर करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू वाला पार्ट नहीं दिया है, एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, वो भी आपको करना है बच्चों। कॉकरोच, फ्रॉग, ये दोनों चीजें भी आपको करनी है, क्योंकि इससे भी, कॉकरोच से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉग से तो आते ही आते हैं। लास्ट यूनिट है आपकी ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट।
इसको मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक चैप्टर है जो थोड़ा मेजर है हमारा, विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां से ना आप 4 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4। दूसरा जो चैप्टर है दैट इज माइक्रोब्स, 1 से 2 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज थोड़ा बहुत यहाँ पे याद करने वाला है कि कौन से पैथोजन से कौन सा बीमारी होता है, लेकिन सिम्टम्स क्या है, बट कहीं कहीं पे हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे एड्स कैसे हो रहा है, कैसे वायरस काम कर रहा है, राइट। इम्यूनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे काम करती है, किस तरह की होती है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। माइक्रोब्स वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादातर हमारा लर्निंग का है, मेमोरी बेस्ड है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जैसे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट वाला है, वहां पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो बट मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज योर मेमोरी बेस्ड। चलो, अब हमें पता चल गया कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आपके पास अभी 4-5 महीने हैं, जो मैं सोचती हूँ कि 4-5 महीने में तुम्हें कुछ भी करके अपना सिलेबस खत्म करना है। तो पहला फेज क्या होना चाहिए, या मैं इसको 4 फेज में डिवाइड करूंगी। तो पहले फेज में आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, दूसरे फेज में कौन से चैप्टर्स होंगे, तीसरे फेज में क्या होगा, चौथे फेज में आपको क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेज 1 जिसमें आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था पहले पार्ट में वीडियो के, कि सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स करने हैं या आपको जो यूनिट उठाना है दैट इज गोइंग टू बी सेल बायोलॉजी, जहां पे आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये सबसे पहले कवर करोगे, देन यू विल मूव ऑन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो तुम उसके बाद डाइवर्सिटी पे भी मूव कर सकते हो। अब जब आपकी ये चारों यूनिट हो गई, पहले फेज में आपको ये यूनिट खत्म करनी थी है, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि तुम इसको खत्म करो 1 से 1.5 मंथ में। उससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास उतना टाइम अब नहीं बचा है। नाउ मूविंग ऑन टू फेज 2। फेज 2 में क्योंकि अब हमने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, नाउ वी कैन मूव ऑन टू दोज चैप्टर्स या दोज यूनिट्स जो कि बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाली है, जैसे कि जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का बेस हमारा बन चुका है सेल बायोलॉजी से, ठीक है। तो हम जेनेटिक्स को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जेनेटिक्स, देन जेनेटिक्स के बाद जो यूनिट आपको करनी चाहिए दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं दोनों। फिर उसके बाद तुम कर सकते हो रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का यूनिट कर लिया, देन यू मूव ऑन टू इकोलॉजी। अब फेज 2 में आपने ये वाली यूनिट्स कर ली हैं। नाउ दैट यू विल बी रिलैक्स्ड कि यस, मैंने ना मेजर चंक बायोलॉजी का खत्म कर लिया है। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, आई थिंक 2 यूनिट्स रह गई हैं तुम्हारी, वो यूनिट्स तुम खत्म करोगे फेज 3 में। अब फेज 3 तुम्हारा छोटा हो गया क्योंकि इसमें तुम्हारे पास सिर्फ 2 यूनिट रह गई, तो तुम्हें 2 हफ्ते में ये 2 यूनिट्स खत्म करनी है। लास्ट इज योर फेज 4। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा फेज 4 अब खत्म हो जाना चाहिए बाय फेब तक। तो तुम्हें खत्म करना है। अगर जनवरी तक खत्म करोगे तो बहुत अच्छी बात है, फेब तक तुम्हें खत्म कर देना है किसी भी हालत में। फेज 4 में आपका रिवीजन चलेगा और प्रैक्टिस, इस पे तुम्हें फोकस रखना है। एंड बच्चों, जो उसके बाद बचा हुआ टाइम है उसमें फिर से तुम क्विक रिवीजन करोगे, फिर से तुम्हारा फोकस जाएगा ऑन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, इस चीज के ऊपर, सो दैट हम अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी को सुधार सके, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। तुमने ये सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम बोलोगे कि मैम ये तो मैंने पिछले साल भी करा था, फिर भी मेरे नंबर बायो में इतने अच्छे नहीं आए। तो बेटा जी, आपको फोकस करना है इन कॉमन मिस्टेक्स पे। यू हैव टू मेक श्योर कि ये मिस्टेक्स गलती से भी आपसे ना हो जाएं। सबसे पहली मिस्टेक, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर कहीं और से पढ़ रहे हो, आप इतना सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हो कि इसके नोट्स भी ले लिए, उसके नोट्स भी ले लिए, ये वाला मॉड्यूल भी ले लिया। इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी, तुम इस सब चीज पे फोकस करते हो जहां से आपके 95% क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब 90 क्वेश्चंस में से 87 क्वेश्चंस, 88 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तुम उस पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फोकस कहीं और है। दूसरी चीज, आप हर एक चैप्टर को इक्वल टाइम दे रहे हो, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड है, चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स है। सारे चैप्टर्स इक्वल टाइम डिजर्व नहीं करते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि जेनेटिक्स है, उसमें तुम्हें अगर पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, तो कम से कम 7-8 लेक्चर, डिटेल लेक्चर, 1.5 आवर, 2 आवर्स के लेक्चर्स आपको लगेंगे। द सेम टाइम आई कैन नॉट गिव इट टू, लेट अस से, रिप्रोडक्शन। नहीं दे सकते। चैप्टर वो भी लंबा है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। सो वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। मिस्टेक 3 इज स्किपिंग डायग्राम्स।
ठीक है, जो मेजर डायग्राम्स करवा दिए आपके क्लास में वो कर लिए तुमने, बाकी तुमने स्किप कर दिए। एंड ऑल्सो जो डायग्राम्स के फुट नोट्स होते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तुम अगर PYQs देखोगे ना, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के डायग्राम करेंगे, लेबलिंग कर लेंगे, बट वी डोंट नो कि नीचे क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है और वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। मिस्टेक 4, PYQs नहीं करने। PYQs को क्यों करें, हम तो नए क्वेश्चंस करेंगे। यू नो PYQs आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एवरी एग्जाम। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि जितने ज्यादा साल के तुम PYQs कर सकते हो करो, लगाओ, बट दे हैव टू बी NCERT बेस्ड। कुछ ऐसे PYQs मत लगाना जो कि बहुत पहले पूछे जाते थे, जो अब NCERT में होता ही नहीं है, वो मत करना। हाँ, यू नो फॉलो योर टीचर। जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं एनसीईआरटी को बेस लेके चलती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं PYQs में दी होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो मैं वहीं पे बता देती हूँ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी बट ये PYQ में पूछा गया है। सो यू हैव टू फॉलो समबडी हु नोज द सब्जेक्ट इन एंड आउट। मिस्टेक 5, लास्ट मिनट रिवीजन। बायो में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी चीजें जो हम भूल जाते हैं। एनिमल किंगडम, उसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल पूछ लूं फाइलम के, नहीं याद होंगे। कैरेक्टर पूछ लूं, नहीं याद होंगे। माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, उसमें मैं तुम्हें कोई एग्जाम्पल पूछ लूं, नहीं याद रहता। मॉर्फोलॉजी नहीं याद रहता। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम यू नो रिपीटेडली कुछ टाइम के बाद अपना रिवीजन करते रहें, सो दैट वो जो मेमोरी वाली चीज है ना, वो हमारी गायब ना हो जाए, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ क्विक स्कोरिंग टिप्स देने वाली हूँ। ये मेरी प्रूवन टिप्स हैं बच्चों टू स्कोर मैक्सिमम इन बायोलॉजी। देखो, टिप नंबर 1 है 80-20 का रूल, जहां पे आपकी 80% एनर्जी लगनी चाहिए ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। 80% टाइम आपका उस पे जाना चाहिए, रिमेनिंग 20% आप दूसरे चैप्टर्स पे लगाओगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, उसके साथ साथ उनको समझना, उसके साथ साथ ये अंडरस्टैंड करना कि वहां से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, विच इज नोन एज की एनसीईआरटी की लाइंस में से भी क्वेश्चंस निकालो। टिप नंबर 3 इज विजुअल नोट्स बनाने। मतलब कोई भी चीज तुम्हें जो कॉम्प्लेक्स लगती ना, उससे रिलेटेड तुम कोई अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लो कि ओके, जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनसे रिलेटेड एक स्टोरी बना देती हूँ। बच्चों के दिमाग में वो रहती है कि अच्छा मैम ने ये ऐसे बनाया था, इस तरीके से इस स्टोरी को बताया था, और वो याद रहता है। तो तुम भी अपने तरीके से, अपनी तरह से वो स्टोरीज बना सकते हो, सो दैट वो तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाए। टिप नंबर 4 इज डेली रिवीजन शेड्यूल। जो चैप्टर्स आपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनको आप एक ऐसा प्लान बनाओ रिवीजन का कि उनको तुम ज्यादा दिन में रिवाइज कर रहे हो, या फिर जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, जो तुम भूल जाते हो, उनके लिए एक रिवीजन प्लान बनाओ कि हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार तुम उसका रिवीजन कर रहे हो। टिप नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट कि जब तक तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे टाइमर लगा के, तब तक जो कॉन्सेप्ट तुमने समझा है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में। तो रोज तुम्हें कम से कम 50 तो नहीं, 50 से थोड़े ज्यादा, ठीक है, 60-70 क्वेश्चंस बायो के तुम्हें लगाने ही लगाने हैं, सो दैट यू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। लास्ट में मैं इस वीडियो को समराइज करूंगी कि बच्चों, आपको टॉप हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है, क्योंकि 85% मार्क्स वहीं से आ रहे हैं आपके। एनसीईआरटी को कंप्लीटली मास्टर करो, लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम। स्ट्रैटेजिक स्टडी प्लान को फॉलो करो, रैंडम पढ़ाई करना अब छोड़ दो। ये जो 5 कॉमन मिस्टेक मैंने बताई हैं, उनको गलती से भी नहीं करना है आपको। रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, बायो को डेली पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है आपको। याद रखो बच्चों, बायोलॉजी तुम्हारा नीट रैंक बना या बिगाड़ सकता है। 360 मार्क्स आपके स्टेक पर हैं। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होगी तो ही तुम ये स्कोर अचीव कर पाओगे। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर करो कि इसको तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो कि 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैं इंश्योर करूंगी कि आपका वो चैप्टर मैं मास्टर करवा दूं यहीं यूट्यूब पे। तो डू लेट मी नो अबाउट दैट चैप्टर। और अगर आप ड्रॉपर हो या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको बताई हैं वो गलतियां जो कि 90% ड्रॉपर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और यू कैन क्लिक हियर। एंड ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।